आज का चैप्टर है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये जो चैप्टर है ये किन के लिए है? जो बच्चे क्लास 12th में हैं, जो लोग बीकॉम में हैं, साथ ही साथ जो सीए इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं। सीए इंटरमीडिएट को पहले सीए आईपीसीसी बोला जाता था, उनके लिए ये चैप्टर है। ये न्यू सिलेबस के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, न्यू सिलेबस के हिसाब से। साथ ही साथ ये चैप्टर उनके लिए भी है जो कि किसी पार्टनरशिप फर्म में हैं और उनको अपना फर्म बंद करना है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को बंद करने का जो एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर तो हम लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ उसकी अकाउंटिंग पढ़नी है कि अकाउंटिंग कैसे होता है। तो आज हम लोग इसका अकाउंटिंग देखने वाले हैं। अच्छा, अब एक फ़र्क समझना ज़रूरी है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक बात है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दूसरी बात है, यानी ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। बिजनेस कंटिन्यू रहता है किस में? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस ही डिसकंटिन्यू होता, बिजनेस बंद हो जाता। तो अभी से पहले आपने कई सारा चैप्टर पढ़ा होगा, जैसे कि चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, कई सारा चैप्टर आपने पढ़ा होगा। वो सारा पार्टनरशिप खत्म हो गया और नया पार्टनरशिप चल पड़ा, इस बारे में था वो चैप्टर। ये जो चैप्टर है इसमें पार्टनरशिप तो ख़त्म होगा ही, बिजनेस को भी ख़त्म करना पड़ेगा, डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आपको ये बात क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये देखेंगे कि अब इसका अकाउंटिंग कैसे होता। तो इसकी अकाउंटिंग के लिए आपको छोटी सी बात मैं बताने जा रहा हूँ, ज़रा देखिए मेरे साथ। इसमें क्या बात है कि मेरा एक सवाल आपसे है कि भाई बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में तो दो साइड होता है। जाइएगा मत, अभी बातें सारी जो है कनेक्ट हो जाएंगी 2 मिनट के अंदर में। 2 मिनट आपने वीडियो को जो है देखना है। बैलेंस शीट क्या है? देखो, जो ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस में 2 टाइप का बैलेंस होता है, एक तो डेबिट बैलेंस और दूसरा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, सबको मालूम है ये सब। इसमें कई सारा आइटम होता है, ये तो आपको मालूम होगा, कई सारा आइटम होता है, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज़ होता है। तो इसमें से 2 टाइप का अकाउंट होता है। इतना सारा जो आइटम है इसमें 2 टाइप का अकाउंट होता है। एक अकाउंट वो होता है जो कि साल के अंत में, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर ख़त्म हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल अकाउंट, आप जानते हैं। और एक दूसरा टाइप का इसमें अकाउंट होता है जो कि साल जब ख़त्म हो जाता है तो साल के साथ में ये ख़त्म नहीं होता है, ये बच जाता है, मरा ही नहीं है। ये है क्या? रियल एंड पर्सनल अकाउंट। ये सब बातें आप जानते हैं। आप जानते हैं कि रियल और पर्सनल अकाउंट में जो भी बैलेंस होता है वो बच जाता है, ख़त्म नहीं होता है। उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? इसको एक साल से दूसरे साल में, यानी कि नए वाले साल में लेके जाना पड़ता है। और लेके जाने से पहले हम लोग आखिरी दिन, यानी 31 मार्च को, अर्थात जिस दिन आप अपनी किताबें, अपनी बुक्स को बंद करते हैं, उस दिन इन सारे बैलेंसेस को, जो बैलेंसेस बच गए हैं, उन बैलेंसेस को आप एक शीट में लिखते हैं। उस शीट को हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट। लेकिन इसको हम लोगों को क्या करना है? अगले साल में लेके नहीं जाना है। मतलब कि ये जो चैप्टर है ये डिसोल्यूशन का है, यानी कि अगर तो बिजनेस को चलाते रहना है तो ये बैलेंस शीट में पड़ा हुआ जितना आइटम है ये अगले साल में एज अ ओपनिंग बैलेंस चला जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर बिजनेस बंद करना है तो आपको क्या करना होगा कि इस बैलेंस शीट में आ रहा सारा आइटम को दूसरे साल में ले जाने की वजह बैलेंस शीट को ही खाली कर देना है। ऐसा कोई तरीका हमको चाहिए। मतलब कि अगर आप बैलेंस शीट में से एक एक आइटम करके गायब कर देते हैं इस तरीके से, तो आपका जो है धंधा बंद हो जाएगा और अकाउंटिंग भी हो जाएगी। तो पहली बात आप समझ चुके हैं, बैलेंस शीट को खाली करना है। अब बैलेंस शीट को खाली करने का क्या तरीका है? जैसे घर खाली करते हैं तो हम लोग कुछ बॉक्सेस का सहारा लेते हैं, कुछ बॉक्सेस का। उस बॉक्सेस में क्या करते हैं? जितना सामान आता है उस सारा सामान उस बॉक्सेस में डाल देते हैं। फिर इस बॉक्सेस के बारे में सोचते हैं कि भाई अब इसको कैसे लेके जाएं, कहाँ लेके जाएं, ETC। तो यहाँ पर भी बैलेंस शीट को खाली करने के लिए हम लोग कुछ बॉक्सेस, यानी कि अकाउंट्स की भाषा में
कुछ लेजर अकाउंट्स का सहारा लेते हैं। 3 लेजर अकाउंट्स की मदद से बैलेंस शीट को खाली करना है। अगर बैलेंस शीट खाली हो गया और ये 3 लेजर अकाउंट्स को भी अगर आप बंद कर पाएँ तो धंधा बंद हो जाएगा। क्या करना है ज़रा देखो। सबसे पहला जो अकाउंट है वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग क्यों बना रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, इसमें क्या क्या बात होता है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे, सारी बातें करेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, क्यों बनाया जाता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये 3 बॉक्सेस में से पहला बॉक्स है जो कि हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट को खाली करने के लिए। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद में आता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग 2 पार्टनर्स के हिसाब से ये कैपिटल अकाउंट जो है बना रहे हैं। 2 पार्टनर्स के हिसाब से, ज़्यादा पार्टनर्स भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे। ये अमाउंट का कॉलम है सारा, ये जो है हम लोग पूरा नहीं भरेंगे, ये आप समझदार है खुद, आप जानते हैं। ये पहला डब्बा, ये दूसरा डब्बा। अब तीसरा लेजर अकाउंट्स, तीसरा होता है कैश या फिर बैंक अकाउंट। बोलिए बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कैश या बैंक अकाउंट क्लियर है। जब इतना चीज़ क्लियर है तो अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट का एक एक आइटम को पकड़ेंगे और इस 3 अकाउंट में डाल देंगे। किसको कहाँ डालना है, क्या डालना है, लॉजिक क्या रहेगा, क्या याद करना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, सारी बातें हम लोग आज ही समझेंगे। बैलेंस शीट में कई सारा आइटम होता है, कई सारा, जिसमें से कि कुछ आइटम ऐसा है जिसको लेके 2-3 लाइन का चर्चा साथ में है, आपकी बुक में दे रखा। तो वो जिसमें कि 2-3 लाइन का चर्चा है, वो सारा आइटम अगर हम लोग यहाँ पे ले लें तो क्या ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा? द आंसर इज़ यस। सबसे पहले हम लोग लेंगे असेट्स को, हम लोग ले रहे हैं असेट्स को, फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसी असेट्स का प्रोविज़न। सारी बातें समझ में अभी आने लग जाएंगी। अगर किसी को ये सब भी नहीं समझ में आ रहा तो सब कुछ समझ में आने लगेगा। इसके बाद में आता है लाइबिलिटीज़, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिज़र्व लिख सकते हैं। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कैश या फिर बैंक वाला अकाउंट। और हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। हो सकता है पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अपनी अकाउंटिंग करते हो तो उस केस में करेंट अकाउंट भी आएगा। असेट्स में सब कुछ आ जाएगा। और तो यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ भी और यहाँ पे नहीं है। कुछ अगर होगा बीच में हम लोगों को याद आएगा तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। आप देखेंगे कि इस बैलेंस शीट में जो आज हमने आइटम्स लिया है, इन्हीं सारी आइटम्स के बारे में आपके बुक में दिया हुआ, मतलब इन्हीं सब आइटम का अलग अलग से चर्चा किया हुआ है। हम लोग उसी चर्चा को आज यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करना है मालूम है, सबसे पहले जो है आपको इस असेट को, जो असेट आपको बैलेंस शीट की असेट साइड में दिख रहा है, इस असेट को यहाँ से निकालना है और रियलाइजेशन में डालना है। रियलाइजेशन में क्यों डालते हैं अभी बात करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री हम लोग लगा रहे हैं असेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। असेट्स का डेबिट बैलेंस है, ट्रांसफ़र करने के लिए असेट्स को क्रेडिट करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं टू असेट्स, यानी कि असेट्स चला गया, लेकिन असेट्स जाने से हम लोग के पास कोई पैसा नहीं आया। हम लोग असेट्स को कहाँ भेज रहे हैं, रियलाइजेशन में भेज रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। बोलिए हाँ कि ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये असेट्स यहाँ से हो जाएगा ख़त्म और यहाँ पे आ जाएगा टू सन्ड्री असेट्स आ जाएगा। क्लियर है। अब जब असेट्स अगर यहाँ से हटा दिए, बार बार कह रहे हैं कि बैलेंस शीट को खाली करना है, तो असेट्स को अगर यहाँ से हटा चुके हैं तो इस असेट के लिए जो प्रोविज़न बना रखे हैं हम लोग, क्या उसको यहीं पे रहने दें? क्या कोई मतलब कोई काम आएगा क्या? ये बिल्कुल काम नहीं आएगा। ये असेट्स में क्या क्या आता है ज़रा देखो। अभी अचानक से मुझे लगा कि कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि असेट्स में आखिर क्या क्या आएगा। तो देखो, असेट्स में आएगा स्टॉक आएगा, असेट्स में है जो डेटर्स आ जाता है, असेट्स में प्लांट एंड मशीनरी भी आ जाता है, हाँ असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग भी आ जाता है।
इसी तरीके से कोई फर्नीचर, फिक्सचर्स, इक्विपमेंट्स, ये सारा चीज़ असेट्स में आ जाता है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। तो हम लोग असेट्स जान लिए। तो अगर एग्जाम्पल एक लेते हैं, कोई एग्जाम्पल अगर लेते हैं कि सपोज असेट में एक असेट यहाँ पे लिखा हुआ है डेटर्स। तो इस डेटर के लिए आप जानते हैं कि कई दफ़ा हम लोग ऐसा करते हैं कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं। तो अगर इस डेटर को आप यहाँ से हटा रहे हैं तो क्या इस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को रखने का कोई मतलब है क्या? द आंसर इज़ नो। तो इसको भी यहाँ से हटाना होगा और यहाँ पे लाना होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? तो हम लोग सेकेंड जो एंट्री लगाएंगे वो आप जान रहे हैं, क्या लगाएंगे? इस प्रोविज़न को यहाँ से हटाएंगे। प्रोविज़न को हटाने के लिए करेंगे प्रोविज़न अकाउंट डेबिट और करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। हम लोग थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट में भी लिखेंगे समय बचाने के लिए। तो प्रोविज़न यहाँ से हट गया और प्रोविज़न आ गया यहाँ पे। अगर आपको किसको इधर पोस्ट करना है या किसको इधर पोस्ट करना है, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो एंट्री की मदद से भी आप इसको देख सकते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बाई प्रोविज़न। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं है क्या? कोई परेशानी नहीं है। तो असेट्स चला गया, प्रोविज़न चला गया। अब यहाँ से जाएगा लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ के लिए हम लोग एंट्री यहाँ पे लिख लेते हैं। लाइबिलिटीज़ को भी यहाँ से हटाना पड़ता है। लाइबिलिटीज़ के लिए हम लोग लिखते हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं, लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट, लिखेंगे टू रियलाइजेशन। बस अब जो है इस रियलाइजेशन अकाउंट का एक्सप्लेनेशन आने जा रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या है और क्यों बनाते हैं। यहाँ से लाइबिलिटीज़ हट जाएगा और यहाँ पे जो है बाई लाइबिलिटीज़ आ जाता है। क्लियर है? अब देखो ये और ये यहाँ से ख़त्म हो गया। अब ज़रा सा बात को समझो। रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब क्या होता? रियलाइजेशन का अर्थ होता है वसूली करना। किस टाइप का वसूली? देखो ज़रा, जो मेरा बैलेंस शीट है यानी फर्म का जो बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में जो असेट्स आ रहा है, क्योंकि धंधा बंद कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो इस सारा असेट्स को बेच करके और किसी से पैसा वसूल करना है। आई रिपीट कि क्योंकि धंधा बंद कर रहे हैं तो इस असेट्स का कोई काम नहीं है। अभी आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि असेट का काम हो, तो फिर तो उस केस में या तो ये असेट जो है बिकता है और पैसा वसूल करते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई पार्टनर कहता है कि ये असेट हम लेना चाहते हैं, तो उस केस में वही पैसा, एक एग्रीड अमाउंट, उस पार्टनर से वसूल किया जाएगा। बस फ़र्क ये होगा कि आउटसाइडर की जगह उस पार्टनर से वसूल किया जाएगा। तो इसमें का मतलब क्या निकलता है कि सीधा सा बात है कि बैलेंस शीट में जो असेट है उसको या तो बेचेंगे या कोई पार्टनर उसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उसका एक एग्रीड वैल्यू जो होता है वो हमको वसूल करना है। तो ये बात याद रखिएगा। अब ज़रा आगे सुनो। ये जो लाइबिलिटीज़ है, बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटीज़ आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये वो अमाउंट है जो कि हमसे यानी कि फर्म से कोई वसूल करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे क्या था? इस असेट्स का मतलब था कि हमको किसी से वसूल करना है, और इन लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या है कि हमसे कोई वसूल करेगा। पहली बात कि अगर तुमको किसी को कुछ देना है तो भले तुमको ना याद हो, लेकिन जिसको लेना है उसको तो याद रहेगा, है कि नहीं? तो जब भी धंधा बंद करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ हमको वसूल करना है और जो चीज़ हमसे वसूल किया जाएगा, उस दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे, और उसके लिए हम लोग एक लेजर बनाते हैं जिसको कहते हैं वसूली अकाउंट, यानी इंग्लिश में रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया? तो हम लोग क्या किए कि इस रियलाइजेशन में असेट्स को लेके आए, इसी रियलाइजेशन में लाइबिलिटीज़ को लेके आए। इस रियलाइजेशन का कोई एक्सेप्शन भी है क्या? एक एक्सेप्शन इस रियलाइजेशन में रहता है, वो ये कि ये जो प्रोविज़न है
इसका पैसा हमको किसी को चुकाना नहीं है, यानी कोई भी हमसे इस पैसा को वसूल नहीं करेगा। लेकिन ये जो लाइबिलिटीज़ है इसका पैसा ज़रूर हमसे वसूल किया जाएगा। समझ में आ गया? तो रियलाइजेशन अकाउंट में हर वो चीज़ आता है जो कि या तो हमको वसूल करना है या हमसे वसूल किया जाएगा। तो इस बैलेंस शीट में क्या अब कोई ऐसा आइटम भी बच गया है जो कि हमको किसी से वसूल करना है या हमसे कोई वसूल करेगा? द आंसर इज नो, कुछ नहीं बचा। क्या इस कैश को हमको किसी से वसूल करना है? क्या नहीं, इसीलिए इसको रियलाइजेशन में नहीं डालते हैं। इसके लिए इसका खुद का डब्बा रखते हैं और उसमें इसको डाल देते हैं। हम लोग इसको कहते हैं कैश या बैंक अकाउंट, और यहाँ हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो हाँ कि ना। और ये जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा। क्लियर है? उसी तरीके से बैलेंस शीट में जो कैपिटल है और जो करंट है, जो कि पार्टनर्स की पूंजी है, उसको भी तो किसी से वसूल नहीं करना है। तो इसको भी हम लोग एक अलग से लेजर बनाते हैं और उसमें इसको रखते हैं। इसके खुद के नाम का लेजर यहाँ पे हम लोग बना के रखते हैं और उसी में डाल देते हैं। अगर इसको रियलाइज़ करना होता तो इसमें डालते हैं, लेकिन ये रियलाइज़ करने वाला आइटम थोड़े है, रियलाइज़ करने वाला आइटम ही नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको अलग से रखते हैं। हम लोग यहाँ से कैपिटल को हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर है? अब जरा एक बात समझो, असेट्स, प्रोविज़न और लाइबिलिटी को अपने डब्बे से निकल के दूसरे डब्बे में जाना था, इसीलिए एंट्री लगाए। लेकिन कैश को किसी डब्बे से निकल के किसी और डब्बे में नहीं जाना था, इसको अपने ही डब्बे में बैठना है। तो इसीलिए हम लोग इसके लिए कोई एंट्री नहीं लगाते हैं, इसीलिए हम लोग कैपिटल के लिए भी कोई एंट्री नहीं लगाते हैं। लेकिन हाँ, करेंट अकाउंट जो होता है, जो कि खुद के डब्बे में नहीं रह सकता है, हम लोग करेंट अकाउंट को कहते हैं कि भाई तुम कैपिटल के पास चले जाओ, कैपिटल में जाके बैठ जाओ। तो इसीलिए हम लोग इसके लिए जो है एंट्री लगाते हैं। एंट्री हम लोग कहाँ लिखेंगे? ज़रा सा बोर्ड को हम लोग जो है खाली कर लेते हैं और वहाँ पे हम लोग करंट अकाउंट के लिए एंट्री लिखेंगे। एंट्री क्या हो जाएगा? एंट्री हो जाएगा डी, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, और लिखेंगे टू पार्टनर्स, ये पार्टनर्स है, कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? थोड़ा सा जगह कम है इसीलिए हम लोग इसको इस तरीके से लिखें, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये आ जाएगा यहाँ पे बाई करंट अकाउंट, पूरा लिखना पड़ता है बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अगर सपोज ये करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो इस साइड है, तो फिर जो है इस एंट्री का रिवर्स एंट्री होगा और उस केस में ये करंट अकाउंट यहाँ पे आएगा। हाँ कि ना? तो इसी तरीके से जो है कैपिटल अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, प्रोविज़न हो गया, लाइबिलिटीज़ हो गया, असेट्स हो गया और ये हो गया। अब बच गया रिजर्व। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व का मतलब है वो पैसा जो कि सारे पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट में से जोड़ के रखा है कि भाई किसी आड़े तिरछे वक्त में अगर काम आएगा तो उसमें से पैसा निकाल के यूज़ कर लेंगे। तो ये जो पैसा है ये हमको रियलाइज़ नहीं करना है, बेचना ही नहीं है किसी को, ये पैसा थोड़े बिक जाता है। तो इस रिज़र्व को हम लोग पार्टनर्स को दे देंगे। जिस तरीके से पार्टनर के करंट अकाउंट में जो पैसा था वो पार्टनर को मिल गया, उसी तरीके से जो रिज़र्व का पैसा है वो भी पार्टनर को दे दो, क्योंकि इसमें रख के क्या करेंगे, फर्म तो बंद हो रहा है। तो इसको भी यहाँ से हटा दो और यहाँ पे लिख दो रिज़र्व अकाउंट डेबिट और लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। बोलो हाँ कि ना? रिज़र्व यहाँ से ख़त्म हो गया और रिज़र्व जो है यहाँ पे आ जाएगा बाई रिज़र्व्स। क्लियर है बात यहाँ तक? ये जो रिज़र्व्स है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। अब सारा आइटम जो है हम लोग बैलेंस शीट का इसमें लिख चुके हैं, कुछ आइटम बच गया है। क्या क्या बच गया? सबसे पहली बात कि अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं मालूम है? अब हम लोग जो है कुछ टॉपिक्स लिखने जा रहे हैं कि जिस टॉपिक्स पे अभी जो है चर्चा होना बाकी है, और इसी जो थोड़ा सा वीडियो अभी बच रहा है उसमें इन सारे टॉपिक्स पे चर्चा हो जाएगा। वो टॉपिक्स क्या क्या है? इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कि सेक्शन 48, जैसे कि अनरिकॉर्डेड असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, और क्या है? और है
डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्या है, और है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो और आइटम हम लोगों के पास है, वो है पार्टनर्स लोन अकाउंट, और आ जाएगा लोन टू पार्टनर्स अकाउंट। ये वो सारा टॉपिक है जो कि अभी हम लोग जस्ट कवर करने वाले हैं, सारा का सारा टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये बैलेंस शीट खाली हो चुका है क्या? बिल्कुल खाली हो चुका है। इस बैलेंस शीट में 2 आइटम अभी रह गया। क्या? यहाँ पे आएगा लोन टू पार्टनर्स और यहाँ पे आएगा पार्टनर्स लोन। सब बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले इस बैलेंस शीट को हम लोग जो है यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि फ़िलहाल ये खाली हो चुका है। अब ज़रा देखो, हम लोगों को क्या करना है कि इस रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने के बाद में ये जो भी असेट्स है इसको बेच देना है, ये जो भी लाइबिलिटीज़ है इसका पैसा हम लोगों को चुका देना है, और इसमें से जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो निकाल लेना है। बात करते हैं, ज़रा देखो जब भी असेट्स को रियलाइज़ करेंगे तो क्या एंट्री लगाएंगे? हम लोग आ चुके थे ई नंबर एंट्री में, अभी हम लोग देख रहे हैं एफ़। इस असेट्स को रियलाइज़ करना है कि नहीं करना है ये बता दो। करना है तो एंट्री क्या लगाएंगे? हम लोगों के पास में क्या आएगा? पैसा आएगा, तो हम लोग लिखेंगे कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। और अगर हो सकता है कि किसी असेट का पैसा हम लोगों के पास में नहीं आया, वो असेट या तो बिक नहीं पाया या कोई पार्टनर उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उस केस में क्या करना है? उस केस में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर किसी पर्टिकुलर असेट के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे हम लोग 2 असेट्स नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि असेट्स को हम लोग रियलाइजेशन में डाल चुके हैं, तो अब यहाँ पे रियलाइजेशन लिखना पड़ेगा क्योंकि असेट्स अब ख़त्म हो चुका है ही नहीं, असेट्स इस डब्बे में चला गया, तो अब इस डब्बे को उठा के बेचना। तो लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा बाई कैश या फिर बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताइए यहाँ तक में कोई परेशानी आ रहा है क्या? कोई परेशानी नहीं आ रहा। एक बात अब ज़रा समझो, हम लोग अब बात करते हैं अनरिकॉर्डेड असेट के बारे में। अनरिकॉर्डेड असेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ के बारे में भी। एक बात बताओ, कोई असेट या कोई लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड क्यों है? उसका 2 वजह हो सकता है। पहला वजह कि तुम जान के उसको रिकॉर्ड नहीं किए हो, यानी कि इंटेंशनली हो सकता है तुम जान के उसको रिकॉर्ड नहीं किए हो या फिर उसको हटा दिए हो इंटेंशनली। दूसरा वजह क्या हो सकता है कि गलती से तुमसे रिकॉर्ड होना छूट गया, तो उसको कहते हैं ओमिशन। क्लियर है? जिस चीज़ को तुम जान के रिकॉर्ड नहीं किए थे, क्या अब उसको रिकॉर्ड करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो चीज़ तुमसे गलती से रिकॉर्ड नहीं हुआ था, असेट लाइबिलिटी दोनों के लिए बात कर रहे हैं, कि जो चीज़ तुमसे गलती से रिकॉर्ड नहीं हुआ था, क्या उसको अब रिकॉर्ड करेंगे? द आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है ये डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का है, यानी कि यहाँ पे बुक्स को बंद करना है, खोलना नहीं है, बुक्स को बंद करना है। यानी हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करने वाले हैं कि बैलेंस शीट जो कि अभी अभी खाली हुआ है उसमें कुछ आ जाए, ऐसा काम नहीं करना है, बुक्स को बंद करना है। तो इसीलिए हम लोग अनरिकॉर्डेड असेट या लाइबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। आप स्टार मार्क देंगे और एक चीज़ लिखेंगे कि अनरिकॉर्डेड असेट और लाइबिलिटी इज़ नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लेकिन जो अब इम्पॉर्टेंट बात आने जा रहा है, क्या आने जा रहा है कि किसी चीज़ को अगर रिकॉर्ड नहीं किए हैं तो क्या अनरिकॉर्डेड असेट रियलाइज़ नहीं होगा? क्या रियलाइज़ तो होगा ही होगा। इस बात को आप कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे कि जैसे कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है
तो भले आपको नहीं याद है कि देना है, लेकिन लेने वाले को तो याद है ना। मतलब कि अगर आप फर्म जो है बंद करके जाने लगेंगे तो जो आदमी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप उसको उसका पैसा दे देंगे, वो आपका रास्ता रोकेगा ना कि नहीं पहले मेरा पैसा लाओ। तो अनरिकॉर्डेड असेट हो या लाइबिलिटी हो, रिकॉर्ड तो होगा, मतलब रियलाइज तो होगा ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक एंट्री लगाते हैं कि जो भी अनरिकॉर्डेड असेट हम लोगों का जो रियलाइज़ हुआ है, भले उससे 100 रुपया आया, 200 रुपया आया, 10,000 रुपया आया, वॉटेवर, हम लोग लिखते हैं कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, और हम लोग लिखते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट हमने क्यों बनाया था? असेट्स और लाइबिलिटीज़ की वसूली करने के लिए। और यहाँ पे ये वाला जो कैश है अनरिकॉर्डेड वाला, यहाँ हम लोग लिख देते हैं अनरिकॉर्डेड असेट के लिए। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के लिए क्या होगा? इसी का रिवर्स एंट्री होगा, उसको पे करना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्लियर है? तो यहाँ पे इस रियलाइजेशन अकाउंट में अनरिकॉर्डेड से जो पैसा तुमको मिलता है वो भी यहाँ पे आता है। बोलो हाँ कि ना। तो ये अनरिकॉर्डेड असेट और लाइबिलिटी का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया। हम लोग इसको रब कर दे क्या? रब कर देते हैं। तो हम लोग इसको भी रब कर देते हैं और इसको भी रब कर देते हैं, अगर आप देख चुके हैं तो। अब जब अनरिकॉर्डेड असेट के बारे में बात हो गया तो अब जरा सा लाइबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ये सन्ड्री एसेट्स था, इसका पैसा वसूल हो गया। अनरिकॉर्डेड असेट्स था जो कि यहाँ पे नहीं है, इसका भी पैसा आ गया। जिसका पैसा नहीं आया वो किसी पार्टनर ने एक्सेप्ट किया और उसके लिए हम लोग लिखें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो गया बात? इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब जो है प्रोविज़न को किसी को देना नहीं है, लेकिन लाइबिलिटी तो देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आएगा लाइबिलिटीज़ और उसको पैसा देने के लिए लिखेंगे। कौन सा नंबर चल रहा था हम लोगों को याद नहीं है, लेकिन हम लोग सिर्फ एंट्री के बारे में याद रखेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे पैसा देने के लिए, लाइबिलिटीज़ को चुकाने के लिए लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और लिखेंगे टू कैश या फिर बैंक। और अगर किसी लाइबिलिटी को का जिम्मेदारी कोई पार्टनर उठा रहा है, कह रहा है कि हम दे देंगे चलो, तो उस पार्टनर के कैपिटल को फिर यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा, जैसे एसेट में कर रहे थे। यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो हाँ कि ना, कोई परेशानी तो नहीं है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा टू कैश या फिर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो गया इतना बात? अब जब इतना बात हो गया है तो एक बात और समझो। हम लोग अब किस बारे में बात करने वाले हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में। देखो ज़रा, जो ये फर्म बंद करने का काम होता है, असेट्स को वसूल करने का, असेट्स को बेच के उससे पैसा वसूल करने का काम होता है। और भी कई सारा काम है, जैसे कि जीएसटी का भी पैसा चुकाना पड़ता है, बहुत सारा काम होता है। हम लोग उस बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों को तो अकाउंट से मतलब है कि उसका अकाउंटिंग कैसे होता है। लेकिन कई सारा जो काम है उसको कराने के लिए कई बार कोई पार्टनर जिम्मेदारी लेता है, कहता है कि चलो हम करते हैं। हो सकता है कि कई सारा पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर को नॉलेज है इन सब बारे में कि भाई अकाउंट्स को कैसे बंद करना है, जीएसटी का जो सेटलमेंट है वो कैसे करना है, ये जो असेट्स जो है वो कहाँ पे बेचना है, किसको बेचना है, काफ़ी सारा चीज़ होता है। या हो सकता है कि कई बार पार्टनर्स इस बात की जिम्मेदारी ना उठाएं, हो सकता है कोई वकील उठाए, हो सकता है कभी कभी आप बीच में चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखें। तो ये सब जो आदमी जो है पार्टनर, चाहे पार्टनर हो, चाहे वकील हो, चाहे सीए हो, चाहे और कोई ऑफिसर हो, ये सब काम आपके लिए फ्री में नहीं करेगा। फर्म को बंद करने का भी कुछ खर्चा होता है, वो खर्चा जो कि ये लोग एज अ फीस, एज अ कमीशन लेता है। ऐसा खर्चा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहलाता है। इसका दूसरा नाम भी है, क्या है? डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस। तो हम लोग फर्म को बंद करने से क्या प्रॉफिट है या क्या लॉस है, ये निकालते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। और उसके लिए अगर रियलाइजेशन कराने के लिए कुछ खर्चा हुआ है, फर्म को बंद करने के लिए कुछ खर्चा हुआ है,
तो वो भी खर्चा यहाँ पे आ जाता है और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टू कैश, यानी कि ये किस चीज़ का है, ये जो है ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का है। अच्छा हाँ, तो क्या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में बात हो गया? द आंसर इज यस, बात हो चुका। तो इस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए भी हम लोग जो है एंट्री लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश यहाँ पे आ गया। क्लियर है बात यहाँ तक? अब जब इतना बारे में बात हो चुका है, अब जरा एक चीज़ समझो। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 48 के बारे में। देखो ज़रा, इसको हम लोग रब कर लेते हैं और सेक्शन 48 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 48, एक बार के लिए असेट्स को भूल जाओ, लाइबिलिटीज़ के बारे में बात करो। अगर आप अपना घर बेच के जाते हैं या ऐसा मार्केट में आप बोलते हैं कि भाई हम अपना घर बेच के जा रहे हैं, दूसरे शहर में रहेंगे या दूसरे जगह फ्लैट लेंगे, दूसरे एरिया में, जो भी हो, तो जिस आदमी के पास में, जिस आदमी का आपके पास में पैसा बकाया है, उस आदमी को टेंशन होगा कि नहीं होगा? अगर दूध वाला आपसे महीने का पैसा लेता है तो वो पैसा मांगेगा। अगर किराना वाला आपसे महीने के हिसाब से पैसा लेता है तो वो पैसा मांगेगा। अगर आप बैंक से लोन ले रखे हैं तो वो भी आपसे पैसा मांगेगा। अगर जो है आप रिलेटिव से पैसा ले रखे हैं तो वो भी आपसे पैसा मांगेगा। समझ गए बात को? तो फर्म में भी ऐसा ही होता है। फर्म में 3 तरीके का पैसा लगा हुआ होता है। एक तो वो पैसा जो कि आउटसाइडर फर्म में लगा के रखता है, एक वो पैसा जो कि पार्टनर एज अ लोन फर्म को दे के रखता है, और तीसरा वो जो कि पार्टनर एज अ कैपिटल, एज अ पूंजी फर्म को दे के रखता है। और अगर पैसा कम हो, पैसा पर्याप्त है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पैसा कम होता है तो तीनों में खींचातानी चलेगा कि नहीं चलेगा? तीनों लोग आपस में लड़ेगा कि हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए। पार्टनर कहेगा कि नहीं हमको लोन वाला तो मिलना ही चाहिए, पार्टनर कहेगा कि नहीं हमको कैपिटल वाला तो मिलना ही चाहिए, आउटसाइडर कहेगा कि नहीं पहले मेरा पैसा दो। तो इसी सब खींचातानी ना हो, इसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने एक सेक्शन बनाया जिसको कहते हैं सेक्शन 48। ये सेक्शन कहता है कि पैसा देने में एक चीज़ का ध्यान रखिए जो हम बता रहे हैं, क्या कि सबसे पहले पैसा आउटसाइडर को मिलना चाहिए सबसे पहले। फिर अगर कुछ पैसा बच गया तो पार्टनर का पूंजी नहीं चुकाना है, उससे पहले पार्टनर ने जो पैसा एज अ लोन फर्म को दिया हुआ है वो चुकाना पड़ेगा। तो हम लोग उसको लिखते हैं पार्टनर्स लोन। और इसके बाद में भी अगर पैसा बच गया, जो कि बचता नहीं है क्योंकि फर्म जब बंद होता है तो ऑब्वियसली इसमें लॉस हो रहा होगा, ऐसा माना जाता है। फिर भी अगर पैसा बचता है तब जाके पार्टनर का लोन चुकाने के बाद में पार्टनर का कैपिटल यानी कि फर्म में उसका लगा हुआ पूंजी चुकाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग को इस ऑर्डर में काम करना पड़ता है। सेक्शन 48 क्यों बनाया गया है? इसीलिए बनाया गया है कि लड़ाई ना हो। क्लियर है? तो क्या ये सेक्शन 48 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं? द आंसर इज यस। अगर सेक्शन 48 डिस्कस कर चुके हैं तो लगे हाथ पार्टनर्स लोन भी डिस्कस हो गया। पूछो कैसे? वो ऐसे कि जो बैलेंस शीट होता है उस बैलेंस शीट में अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दे रखा है तो वो यहाँ पे ऐसे दिखता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट। उस वक्त हम लोग ने जो बैलेंस शीट बनाया था उसमें ये चीज़ नहीं लिखा था क्योंकि हम लोगों ने बात की थी कि इस बारे में आगे बात करेंगे। तो ये जो पार्टनर्स लोन है इसको भी रियलाइज़ कराना है, चुकाना है, तो वसूली अकाउंट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, यानी रियलाइजेशन अकाउंट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जाना चाहिए तो उससे क्या होगा मालूम है? उससे ये होगा कि इस लाइबिलिटी के नीचे में आ जाएगा बाई पार्टनर्स लोन, और जब आप पैसा दीजिएगा इन लाइबिलिटीज़ को तो पार्टनर्स लोन का भी पेमेंट साथ साथ हो जाएगा। और क्या होगा मालूम है? सेक्शन 48 का वायलेशन हो जाएगा। यानी कि सेक्शन 48 कहता है कि नहीं,
सबसे पहले पैसा आउटसाइडर को दो सबसे पहले, फिर जो है पार्टनर्स लोन देना है और फिर कैपिटल देना। तो इसीलिए पार्टनर्स लोन को रियलाइजेशन अकाउंट में डाला नहीं जा सकता है, वरना बहती गंगा में ये भी हाथ धो लेगा। तो हम इसको कह रहे हैं कि रुक जाओ, उसका हाथ पकड़ लेना, और हाथ पकड़ने के बाद कहेंगे कि अगर पानी बच गया तब हाथ धोना, मतलब कि अगर कैश, अगर बैंक में पैसा बच गया तब तुमको मिलेगा। तो उसका पुष्टि करने के लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग रियलाइजेशन में इसको नहीं डाल के अलग से इसको रखते हैं और उसको कहते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट का लेजर। पार्टनर्स लोन अकाउंट का लेजर, इसको अलग से इसमें रखते हैं, लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अगर पैसा बचता है तो हम लोग जाके इसको देते हैं पैसा, लिखते हैं टू कैश या फिर बैंक। क्लियर है बात यहाँ तक? और इसको कर देते हैं बंद, इसको कर देते हैं बंद। तो हम लोगों का पार्टनर्स लोन अकाउंट भी डिस्कस हो गया, सेक्शन 48 भी डिस्कस हो गया। जो जो चीज़ डिस्कस हो चुका है उसको हम लोग हटा देते हैं। ये देखो, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी डिस्कस हो गया, ये भी डिस्कस हो गया। अब जो है लोन टू पार्टनर्स लोन, लोन टू पार्टनर्स अकाउंट, लोन टू पार्टनर्स अकाउंट, ये क्या है? देखो ये जो है वहाँ जा चुका है और पेमेंट कर चुके हैं, ऐसा मानते हुए कि भाई एक्सेस पैसा फर्म के पास है, तो ये जो है यहाँ से हट जाएगा। बैलेंस शीट खाली है, एक चीज़ अभी भी बच गया। क्या बच गया? लोन टू पार्टनर। ये क्या है? जिस तरीके से पार्टनर फर्म को लोन देता है, उसी तरीके से ऐसा भी संभव है कि पार्टनर फर्म से लोन लेता है, कई बार लोन ले सकता है। तो पार्टनर फर्म से लोन बोल के ले या और कुछ बोल के ले, उसको माना ये जाता है कि वो ड्राइंग्स किया है, ड्राइंग्स। तो हम लोग इसको ट्रीट भी किस तरीके से करते हैं? एज इफ़ कि पार्टनर्स ने कोई ड्राइंग्स कर रखी है या पार्टनर्स ने कोई एडवांस ले रखा है। तो इसका पैसा हम पार्टनर्स के कैपिटल में से काट लेते हैं कि भाई 10 लाख रुपए तो तुम ले ही रखे हो, लोन बोल के लो चाहे जो बोल के लो, तुम तो ले ही रखे हो, तो इसका पैसा काट लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं टू ड्राइंग्स, और ये ड्राइंग्स जो है यहाँ से हो जाता है ख़त्म और आ जाता है यहाँ। अब जो है हम लोगों का बैलेंस शीट संपूर्ण रूप से खाली हो चुका है। बस अगर ये 3 डब्बा खाली हो जाए तो फर्म हो जाएगा बंद, यानी अकाउंटिंग का जो जिम्मेदारी है वो हो जाएगा ख़त्म। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बैलेंस शीट को हटा देते हैं, साथ साथ हम लोग ये भी हटा देते हैं, और जो एक टॉपिक अभी अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लोन टू पार्टनर्स, वो भी हटा देते हैं। क्लियर हो गया बात यहाँ तक? अब क्या करना है? रियलाइजेशन में असेट्स को वसूल कर लिए, लाइबिलिटीज़ का भुगतान कर दिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे दिए। अब इसको कर दो बैलेंस। बैलेंस करने का मतलब प्रॉफिट या लॉस निकालना है। अगर इस तरफ आया तो प्रॉफिट, इस तरफ आया तो लॉस। रटने की ज़रूरत है क्या? नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो जानते ही होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट, तो वो भी इस साइड आता है, और अगर नेट लॉस आना होता है तो वो इस साइड आता है। तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद है तो रियलाइजेशन अकाउंट भी याद रहना चाहिए। तो एज्यूमिंग की प्रॉफिट हो रहा है, एज्यूम कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे टू रियलाइजेशन प्रॉफिट। और जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी प्रॉफिट आएगा, क्योंकि हम लोगों को इस रियलाइजेशन को बंद करना है, तो ये जो भी प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स में बांट देते हैं, और अगर लॉस आया तो भी बढ़ जाएगा। तो एज्यूमिंग की प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट को बांट रहे हैं, लिखेंगे टू रियलाइजेशन प्रॉफिट, और ये बट जाएगा पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हो गया बंद। रियलाइजेशन अकाउंट बंद हो गया। ये जो लोन अकाउंट है ये भी बंद है। अब क्या करना है? अब पार्टनर्स के कैपिटल में सारा कुछ जब आ चुका है, बस अब इसको बैलेंस कर दो, इसको बैलेंस कर दो। बैलेंस करने के लिए लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और अगर इस तरफ बैलेंस आया, अगर इस तरफ बैलेंस आ रहा है, इस तरफ, यानी कि पार्टनर को फर्म पैसा देगी, फर्म पैसा देगी, तो पार्टनर को फर्म पैसा देगी तो दे दो। और अगर इस साइड पैसा आया, यानी कि बाई बैलेंस कैरिड डाउन, अगर इस साइड पैसा आया, यानी ये कौन सा केस बन गया? ये बन गया
डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस केस में क्या करना पड़ता है? उस केस में पार्टनर उतना पैसा घर से लेके आके फर्म को देता है, यानी कि अगर इस साइड आया तो फर्म देगा, पार्टनर का निकलता है फर्म को देना है, और अगर इस साइड आया डेबिट बैलेंस यानी कि फर्म का निकलता है पार्टनर को देना पड़ेगा। तो हम लोग जब इसको पैसा अगर मंगाना होगा तो मंगा लेंगे, देना होगा तो दे देंगे, और जब दे दिए तो ये भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया, ये भी बंद है, एक अंतिम चीज़ बच गया, वो है कैश या फिर बैंक अकाउंट। जितना जगह हम लोग कैश बैंक कैश बैंक कैश बैंक लाते गए हैं जर्नल एंट्री में, उस सबको छोड़ना नहीं है, सारे जगह पे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट में भी जो है साथ साथ पोस्टिंग करना है, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं है। और अगर एक भी एंट्री छूटा नहीं होगा तो यू विल फाइंड कि कैश या बैंक अकाउंट का बैलेंस अपने आप टैली हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरीके का बाई बैलेंस कैरी डाउन नहीं आएगा, जीरो आएगा, ये अपने आप टैली हो जाएगा। अगर ये टैली हो गया तो आपका कॉन्सेप्ट सही है, क्वेश्चन आपने सही बनाया है, न्यूमेरिकल जो आपने बनाया है बिल्कुल सही है, पूरा मार्क्स मिलेगा। और अगर ये टैली नहीं हो रहा है तो पहला शक अपने आप पे जाना चाहिए कि आपने गलत किया है। दूसरा शक क्वेश्चन पे जाना चाहिए कि बुक में जो क्वेश्चन है वो गलत है। ये रिविजनरी वीडियो था, फुल फ्लेज क्लास नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सभी को समझ में आया होगा। जिसको डाउट है वो डाउट्स को कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनके साथ जिनको डिसोल्यूशन का चैप्टर समझ में नहीं आ रहा। अगर इतनी वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, पूरे बुक का क्वेश्चन अब आप बैठिए और बनाइए। जहाँ प्रॉब्लम आता है आप हमसे पूछिए, कांटेक्ट कीजिए। इस चैनल पे एजुकेशन मोटिवेशन दोनों मिलता है, इसीलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। बने रहिएगा यूनिक लर्निंग के साथ। मेरा नाम है आयुष मोदी। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।